Audio Jungle. आ जाइए बेटा, चलिए अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादाप में जनन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पुष्पीय पादाप में जनन। वो भी आपको हम बता दें बेटा, यहाँ पर आप समझेंगे पुष्पीय पादाप में लैंगिक जनन। कौन सा जनन बच्चों? पुष्पीय पादाप में लैंगिक जनन। ठीक, क्योंकि जनन आपको हमने बता रखा है कि जनन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। ठीक है ना, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बेटा होता है जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? दो जनक की आवश्यकता होती है। और आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक जनक चाहिए होता है। कितने चाहिए होते हैं बच्चों? एक जनक। ठीक, तो आप पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सा है बच्चों? सेक्सुअल। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि पुष्पीय पादापों में लैंगिक जनन। ठीक है ना, पुष्पीय पादापों में लैंगिक जनन। ठीक है ना बेटा, देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और इसको हम आपको बोर्ड एग्जाम से लेके नीट तक के लिए पूरा बता देंगे एक ही में। समझे आप? नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी दोनों आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो बेसिकली आपके जो पादाप होते हैं बच्चा, पौधे होते हैं, वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? पहला होता है शैवाल, ब्राइडोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, लिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चा आपको एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्तबीजी पौधे। कौन से पौधे बच्चों? आवर्तबीजी पौधे, यानी कि एंजियोस्पर्म। देख लीजिए ध्यान से, कौन सा पौधा पढ़ेंगे हम? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी, आवृतबीजी पौधे। कौन से? आवृतबीजी पौधे, यानी कि एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, इन पौधों में आपको पता है पुष्प पाए जाते हैं, और जो आपके 4 प्रकार के हमने और बता रखे हैं उनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म में आपका बेटा पुष्प पाया जाता है। ठीक, समझो। देखो पौधों से ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा, क्योंकि हमारा तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। ठीक है ना, और सब कुछ प्रकृति है बेटा, तो हमारा तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव ही रहता है। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है हमें भी। ठीक, और आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा ही लगेगा। आइए देखो, पौधों को बेटा हमने बता दिया आपको कितने प्रकार के होते हैं, और हमने बताया आपको कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पादापों में जो पुष्प पाए जाते हैं उन पुष्पों की बात करेंगे हम। ठीक, जो किस प्रकार जनन करते हैं, किस प्रकार मतलब अपनी संतति को बनाए हैं, किस प्रकार फल बनाते हैं, किस प्रकार मतलब बीज बनाते हैं, इन सारी बातों को आप समझेंगे। ये पूरा आधार है इस चैप्टर का। पूरा आधार क्या है बेटा? यह पूरा आधार है इस चैप्टर का कि पुष्पों का जनन कराना। क्या है हमारा? पुष्पों का जनन कराना। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान से। देखो पुष्पों में लैंगिक जनन बेटा, तो आपको बता दें एक छोटा सा पुष्प बना लेते हैं पहले हम।
ये देख लीजिए, ये बन गया बेटा मेरा एक छोटा सा पुष्प। क्या बन गया? छोटा सा पुष्प। देखो पुष्पों को बेटा कई प्रकार से यूज करते हैं हम, उनको भावनाओं से भी हमने जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है बच्चा? भावना से। जैसे कि आप मान लीजिए किसी शोक स्थान पर जाते हैं, शोक की भावना शोक की है अगर हमारी, तो हम सफ़ेद पुष्प का यूज करते हैं। किसका करते हैं बेटा? सफ़ेद फूल का। ठीक, अगर जैसे प्यार मोहब्बत लब वाली बातें होती हैं तो उसके लिए हम लाल रंग का यूज करते हैं। ठीक, और हम अपना पीले फूल का यूज करते हैं बेटा, जैसे दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। तो पुष्प को उनके रंग के आधार पे मनुष्य के भावनाओं से भी जोड़ते हैं हम। ठीक, ये प्रकृति पुष्प के रंग के आधार पे व्यक्ति के भावनाओं से जोड़ रखे है। ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टेड है बेटा पुष्प। देख लीजिए ध्यान से, ये पुष्प एक छोटा सा पुष्प बना दिया हमने बच्चा। क्या बना दिया? छोटा सा पुष्प। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हम अंग के बारे में बेटा। अंग के बारे में देखो हम बता दें आपको, जो इसके अंग हैं यानी कि जनन। क्या बेटा? जो इसके अंग हैं, अंग को इनके दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो। अंग के दो भागों में बांटा है। कौन से? पहला भाग है बेटा आपका सहायक अंग। पहला कौन सा है? सहायक अंग। पहला कौन सा है हमारा? सहायक अंग। ठीक, पहला है हमारा सहायक अंग। अब सहायक अंग के बेटा दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। सहायक अंग के कितने भाग हैं बच्चा? दो। सहायक अंग पहला होता है देखो वाहदल। क्या होता है? वाहदल। ठीक, दूसरा होता है दलपुंज। दलपुंज। ठीक, सहायक अंग के बच्चों हमारे दो भाग हैं, पहला है वाहदल, दूसरा है दलपुंज। ठीक, अब दूसरा भाग है देखो अंग के आधार पे पुष्प का, वो है हमारा दूसरा भाग जनन अंग। कौन से अंग है बच्चों? जनन अंग। कौन सा अंग है मेरा? जनन अंग। अब जनन अंग को भी हमने दो भागों में बांटा है। कितने में? दो। पहला है आपका जायांग। क्या है बच्चा? जायांग। दूसरा है हमारा देखो पुमंग। क्या है बेटा मेरा दूसरा? पुमंग। बात समझे आप? दूसरा है बच्चा हमारा पुमंग। अब समझ लीजिए इस चित्र में कौन सा जायांग है, कौन सा मतलब आपका पुमंग है, कौन सा दलपुंज है, कौन सा वाहदल है। देखिए ये है बच्चा हमारा आसन, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक, इसे बोलते हैं हम पुष्पासन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। समझे? इसे हम बोलते हैं पुष्प आसन, जहाँ पे ये सारे मतलब स्थित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक, ये हमारा पुष्पासन हो गया बच्चा। ठीक, इसके बाहर एक छोटा सा मतलब इस प्रकार की संरचनाओं के ये कुछ दलपुंज उपस्थित होते हैं बेटा, जिन्हें बोलते हैं हम बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदलपुंज। दल क्या बोलते हैं बेटा? बाह्यदल। ठीक, बाह्यदल आपको जैसे गुलाब का फूल पुष्प आपने देखा हो, उसमें बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। जब गुलाब का पुष्प बेटा ऐसे बंद होता है ना, कैसे? इस प्रकार जब आपका बंद होता है गुलाब का पुष्प, ठीक, तो जो ऊपर पंखुड़ियों को दबाए रखते हैं, बाहर की जो कली होती है उसको दबाए रखती है, वही होता है आपका यानी कि बाह्यदल। क्या होता है? बाह्यदल। जो उन गुलाब की पंखुड़ियों को अंदर दबाए रखता है कली जब, तब वही कहलाता है हमारा बाह्यदल। ठीक, अब दलपुंज क्या होते हैं बच्चों हमारे? देखो दलपुंज होते हैं मेरे ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे कहते हैं हम दलपुंज। क्या बोलते हैं बच्चा? दलपुंज। बात समझे आप? दलपुंज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरा पेटल। क्या बोलते हैं हम? पेटल। और इसे बोलते हैं हम सेपल। इसे क्या बोल देते हैं हम? पेटल और सेपल। बात समझे आप? दलपुंज यानी कि पेटल, बाह्यदल यानी कि सेपल। ठीक, ये आपके दो भाग हो गए। ये आपके बेटा सहायक अंग है। क्या है हमारे? सहायक अंग। ठीक, अब समझो आप जनन अंग। ठीक, जनन अंग बेटा देखो आपका होता है इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है मेरा जायांग। क्या कहलाता है बच्चा मेरा? जायांग। क्या कहलाता है? जायांग। बात समझे आप?
क्या कहलाता है बच्चा हमारा? जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? जायांग। ठीक, जिसे हम जायांग को हम कहते हैं बच्चा मादा जनन अंग। क्या बोलते हैं हम? मादा जनन अंग। बात समझे आप? क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। अब दूसरा जनन अंग है बच्चा हमारा ये, इसे बोलते हैं हम पुमंग। क्या बोलते हैं बच्चा हम? पुमंग। पुमंग को कहते हैं बच्चा, पुमंग को कहते हैं नर जनन अंग। क्या बोलते हैं हम? नर जनन अंग। क्या बोलते हैं बच्चों? नर जनन अंग। ठीक, पुमंग को बोलते हैं हम नर जनन अंग। ठीक, अब देखो ध्यान से, जायांग। ठीक, जायांग को ही बेटा बोला जाता है स्त्री केसर। इससे क्या बोलते हैं हम? और स्त्री केसर बच्चा। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर। स्त्री केसर के बच्चा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। मैं पहले आपको डिटेल कर देता हूँ। स्त्री केसर, स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग। क्या है बेटा? मादा जनन अंग। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है बच्चा हमारा? वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक, दूसरा होता है वर्तिका। दूसरा क्या है हमारा बच्चा? वर्तिका। दूसरा है हमारा वर्तिका। और तीसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इसी के पास है। तीसरा जो है बच्चा हमारा यह है, इसे कहते हैं हम अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, अंडाशय। क्या बोलते हैं हम? अंडाशय, जो आपका ओवरी कहलाता है। ठीक, तो स्त्री केसर के कितने भाग हैं बेटा? 3 भाग हैं। स्त्री केसर को कहा जाता है मादा जनन अंग। ठीक, मादा जनन अंग यानी गायनोसियम इसे कहते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं हम? गायनोसियम। स्त्री केसर बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं बच्चा? पिस्टल। देखो 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक, ये बात होगी बेटा मादा जनन अंग की। अब बात करते हैं हम नर जनन अंग में। 2 पार्ट होते हैं आपके। पहला होता है बच्चा हमारा, देखो, फिलामेंट यानी कि तंतु। पहला क्या है हमारा? फिलामेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? फिलामेंट यानी कि तंतु। और दूसरा होता है बेटा परागकोश। क्या होता है? परागकोश। परागकोश। परागकोश में ही उपस्थित होते हैं बेटा हमारे पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। ठीक, ये बेटा आपका पूरा आकार के आधार पे हमने बता दिया आपका पुष्प। ठीक है ना? तंतु, परागकोश दोनों मिलके बनाते हैं बेटा एक पुंकेसर। क्या बनाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, और ये कई सारे पुंकेसर मिल के पूरा पुमंग बनाते हैं। ठीक है ना? ये इस प्रकार का बेटा पूरा आपका पुष्प का संरचना है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए ध्यान से, ये पुष्प के भाग हो गए बेटा हमारे। ये सब मतलब 2 भाग थे आपके, एक सहायक अंग, दूसरा था हमारा जनन अंग। सहायक अंग यानी कि हमारा था, देखो, बाह्यदल और दल, यानी कि सेपल एंड पेटल। सेपल एंड पेटल। ठीक है। जनन अंग थे बच्चा हमारे जायांग और पुमंग, गायनोसियम एंड एंड्रोसियम। गायनोसियम और एंड्रोसियम। ठीक है ना बच्चों? देखिए ये सब पार्ट मैंने आपको बता दिए। बाह्यदल बता दिया, दलपुंज बता दिया, जायांग बता दिया, पुमंग बता दिया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन आपका MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संरचना के आधार पर पुष्प के अंगों का वर्णन कीजिए। संरचना के आधार पर पुष्प के अंगों का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन सा अंग पहले है, कौन सा बाद में है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। देख लीजिए अच्छे से, कौन सा है? सबसे बाहरी अंग बेटा सेपल। क्या होता है? सेपल। उसके बाद का होता है पेटल। उसके बाद का क्या होता है बच्चा हमारा? पेटल।
सेपल, फिर आपका होता है पेटल, फिर आपका होता है बेटा पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि एंड्रोसियम, क्या होता है? एंड्रोसियम। फिर बेटा होता है गाइनोसियम यानी कि जायांग। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना, SPAG, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये पुष्प मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा MCQ में मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ठीक, ये हो गया बच्चा हमारा। देखो अगर कोई बच्चा जिस प्रकार अपने छत के ऊपर पुष्प उगाते हैं तो वो माली नहीं कहलाए जाते हैं बच्चों, वो आपके माली नहीं कहलाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है बेटा? फ्लोरिकल्चर। उसे क्या कहते हैं हम? फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती करना बेटा क्या कहलाता है बच्चा आपका? फ्लोरिकल्चर, यानी कि पुष्पों की खेती करना। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अब समझ लो, देखो पुष्प को अच्छे से देखो बेटा। पुष्प एक रूपांतरित तना है। क्या है बच्चों? पुष्प एक रूपांतरित तना है। ठीक, आपने देखा होगा किसी समय शाम को एक तना सुबह एक कली का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? एक कलिका का रूप ले लेता है। ठीक, जो आगे चलकर एक पुष्प का निर्माण करता है। वही तना जो नागफनी में पत्ती बन जाता है, वही तना जो आपका डाल बन जाता है, वही तना जो आपका पुष्प बना है। क्या बना है बच्चा? पुष्प। फ्लोरिकल्चर। ठीक, पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, तो मैंने बताया आपको पुष्प एक रूपांतरित तना है बच्चों। क्या है? पुष्प एक रूपांतरित तना है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। पुष्प एक रूपांतरित तना है। क्या है बच्चों? पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्प एक रूपांतरित तना है। क्या है बच्चों? पुष्प एक रूपांतरित तना है। विशेष ध्यान रखना, पुष्प के बारे में पूछा जाता है, पुष्प क्या है, तो आप कह सकते हैं पुष्प एक रूपांतरित तना है। ठीक है ना, अब समझो आप। अब समझाते हैं बेटा आपको पुंकेसर। क्या बताते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है हमारा? अभी बताया था हमने पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि तंतु और परागकोश। क्या होता है? तंतु और परागकोश पुंकेसर कहलाता है। एक पुष्प में कई सारे पुंकेसर होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तंतु और परागकोश एक पुंकेसर कहलाता है, जिससे हम नर जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जनन अंग। चलिए बेटा, अब पढ़ने जा रहे हैं आप पुंकेसर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? ये आपका बच्चा पूरा पुंकेसर है। पुंकेसर, ठीक है ना। इसके पास दो भाग होते हैं। जो एक भाग होता है इसका जो पराग कोश को पुष्पासन से जोड़े रखता है, इसे हम बोलते हैं तंतु। बताया था मैंने भी आपको, तंतु। ठीक, और ये होता है पराग कोश। क्या होता है बच्चा? पराग कोश। ठीक, एक होता है आपका बेटा तंतु, दूसरा होता है पराग कोश। ये दो भाग होते हैं इसके पास। ठीक है ना, ये पतला लंबा सा जैसे डंठल, ये डंठल टाइप का होता है, इसे तंतु बोलते हैं हम। और जो डंठल के ऊपर लगा होता है, तंतु के ऊपर लगा होता है, उसे बोलते हैं बेटा पराग कोश। इसके अंदर उपस्थित होता है पराग कण।
समझ लीजिए इसको अच्छे से अब। देखो, अगर हम इस पराग कोश को बच्चा यहाँ से काट दें, कहाँ से, यहाँ से काट दें, तो आपका इस प्रकार दिखेगा। क्या दिखेगा हमें? इस प्रकार दिखेगा हमें, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चों हमें यह दिखेगा, ठीक है ना। ये हमें बच्चों इस प्रकार दिखेगा, ठीक। देखो, आपको बता दें, पराग कोश आपका द्विपालित होता है। कैसा होता है बच्चा? पराग कोश हमारा द्विपालित होता है, जिसके पास 2 पाली होती हैं। कितनी होती हैं? 2 पाली। द्विपालित होता है। कैसा होता है बच्चों? द्विपालित, ठीक। क्या होता है? द्विपालित। और प्रत्येक पाली के पास, प्रत्येक पाली के पास 2, प्रत्येक पाली 2 कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कोष्ठ, जिसे हम थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? थीका। जिसे हम क्या बोलते हैं? थीका, ठीक। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि पराग कोश में कितने थीका होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप कह सकते हैं पराग कोश में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं बच्चा। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ, क्योंकि एक पाली में 2 कोष्ठ और 2 पाली में 4 कोष्ठ। प्रत्येक पाली में पूछा जाए तो आप कहेंगे 2 कोष्ठ होते हैं, और आपसे पूछा जाए कि अगर पराग कोश में कितने कोष्ठ होते हैं, पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 थीका होते हैं आपके, ठीक है। ये इस प्रकार बच्चा 4 थीका होते हैं। देखो, सर्वप्रथम ये जो है आपका है, इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं बच्चा? लघु बीजाणु धानी। इसे बोलते हैं हम लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी में देखो ध्यान से, क्या उपस्थित होता है इसमें? ये जब लघु बीजाणु धानी होती है बच्चों, तो यह अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व होता है। कैसा होता है? अपरिपक्व, ठीक। जब ये परिपक्व होता है तो उसे बोलते हैं पोलन सेल। बोलते हैं पोलन सेल, यानी पराग कोश, ठीक। और पराग कोश आगे बनाता है बेटा पराग कण। क्या बनाता है? पराग कण, ठीक है। ये लघु बीजाणु धानी है बच्चा आपकी, यह अपरिपक्व होती है तब लघु बीजाणु धानी कहलाती है। जब परिपक्व हो गई तो पराग कण कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। फिर हो जाता है आपका, यहाँ से बनता है पराग कण, ठीक है ना। ये इतना सारा आपके पास उपस्थित रहता है। ये सारा आपका जो है, ये है देखो पुंकेसर के पास, ठीक। इसका एक छोटा सा एक रूप और देख लेते हैं हम। देखो बच्चों, ये पुंकेसर की आपकी अनुप्रस्थ काट है। क्या है? पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें बच्चा 4 परतें होती है। कितनी होती हैं? 4। पहली परत का नाम है आपका वह त्वचा, वह त्वचा, त्वचा। क्या है बच्चा? वह त्वचा।
दूसरी परत का नाम है अंतः त्वचा, ठीक। तीसरी का नाम है बेटा मध्य परत। चौथी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम टैपिटम। क्या बोलते हैं हम? टैपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टैपिटम। और ये जो पूरा अंदर है आपका, ये है आपका लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या है मेरा? लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना। ये मेरा पूरा लघु बीजाणुधानी है। और ये जो रेड रेड सी हैं, ये है हमारी बेटा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इन्हें बोलते हैं हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो आगे चल के परागकण बनाएंगी, ठीक है। ये आपका है, देखो बच्चा, ठीक। सबसे मध्य है आपका बाहर की परत का नाम है बेटा बाह्य त्वचा, दूसरी का है आपका अंतः त्वचा, तीसरी का है मध्य परत, चौथी का टैपिटम। जो इसमें आपको बता दें हम कि जो 3 परतें होती है बाहर की, ये इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। ये आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं इस टैपिटम को या इस परागकण को, ठीक। सबसे मोस्ट होती है बेटा आपकी टैपिटम, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। टैपिटम में आपको बता दें ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। टैपिटम लेयर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? देखो, ये आपकी जो परागकण होते हैं बच्चा हमारा, इन परागकणों को यह पोषण देती है। क्या देती है? पोषण, ठीक। क्या देती है? पोषण। इसके पास सघन जीव द्रव होता है पोषण के लिए। क्या होता है? जीव द्रव, सघन जीव द्रव होता है बच्चा। कैसा होता है? सघन जीव द्रव। सघन जीव द्रव में बच्चा क्या होता है? देखो, उसमें कई सारे माइट्रोकाइंडिया और गाल्जी का कई सारे मतलब ये इस प्रकार के उपस्थित होते हैं। कई सारी सेल हैं, उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं बच्चा, ठीक है ना। ये आपका सघन जीव द्रव उपस्थित होता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये इस प्रकार बेटा आपका पुंकेसर हो गया। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में बच्चा इतना ही रखेंगे, बाकी की अब अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। देखो, इंटर का कोर्स है बेटा, कठिन होता है थोड़ा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आई होप कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए बच्चों, इसको समझने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। क्या है? अधिक मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पास वैसे ही हो जाऊंगा, मतलब बिना मेहनत करे पास हो जाऊंगा, लास्ट टाइम पढ़ लूँगा जाके बेटा। तो लास्ट में कोई आपका चमत्कार नहीं हो जाएगा, समझे आप। लास्ट में चमत्कार नहीं हो जाएगा, ठीक। ये बहुत आपका सरल नहीं है जो आप इतना आसानी से कर सकें। बोर्ड पेपर होते हैं बच्चा, ठीक। आपके भविष्य की प्रथम सीढ़ी होती है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस बोर्ड पेपर को पढ़ने के लिए, करने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समस्या आती है पढ़ाई में, लेकिन उन समस्याओं को हमें पार करना है। क्या करना है? समस्याओं को पार करना है। जो बच्चा आज अपने भविष्य के लिए अपना समय सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, अपने बहानों को नहीं छोड़ सकता है और दूसरे कामों को नहीं छोड़ सकता है, तो बच्चा हमारी नज़र में तो बिल्कुल नीली है। वो अपने भविष्य में कुछ नहीं कर सकता है बेटा। बिना पढ़े लिखे कोई टॉप कर जाए ऐसा तो आज तक एग्जाम्पल आया ही नहीं है सामने, ठीक है ना। पढ़ना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। बोर्ड को टॉप करने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, समझे आप बात? समझे ना, मेहनत करनी ही पड़ती है। तो बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम सारे बच्चों के आ चुके हैं, मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। और जो भी क्लासें आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक रह गई हैं, मैं सारी की सारी आपको कंप्लीट करा दूंगा। 1-2 क्लासें आपकी महा मैराथन करा देंगे हम, एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट, ऐसा कुछ,
ठीक है, 2-3 घंटे की क्लास रहेगी तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बेटा मेहनत करना शुरू कर दो आप। इसने कर रखी है उसको बहुत बहुत बधाई, जिनने नहीं करी है बेटा वो बच्चा मेहनत करना शुरू कर दे आप, ठीक है ना। मेहनत बहुत ज़रूरी है आपकी। टोटल मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी कल पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे से मेहनत